हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो पेपर 13 जनवरी 2023 को हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का हिंदी का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है, नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही 2021-2022 के पेपर्स भी यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें डायरेक्ट पहले पैराग्राफ पढ़ना है, तो पहले फटाफट से हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तिरुवल्लुवर तमिल के संत कवि थे। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर तिरुवल्लुवर कविता करते। जीवन के अनुभवों पर आधारित उन्होंने 1300 कुरल रचे। कुरल का अर्थ ही छोटा और ये 2 पंक्तियों में सिमटा छंद है। तिरुकुलर नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित हैं, जो 3 भागों में बटे हैं: सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम। परंतु तिरुवल्लुवर के कुरलों में सामाजिक कुरीतियों तथा मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का भी वर्णन आता है। इनके काव्य में कोई उपदेशात्मकता और किसी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव तनिक भी नहीं है। उसमें सर्वत्र वह व्यावहारिकता और सहजता है जिसे लोग जीवन में सरलता से अपनाया जा सकता है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये था पैराग्राफ। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुरल से तात्पर्य है। नंबर 1, महाकाव्यात्मक ग्रंथ। 2, 2 पंक्तियों का छंद। 3 पंक्तियों का छंद। 4, छोटा काव्यात्मक ग्रंथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 पंक्तियों का छंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, तिरुवल्लुवर ने कितने कुरल की रचना की? 1, नंबर 1 है 1220, 2 1330, 3 1200, 4 1300। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1300 कुरल की रचना की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, तिरुकुरल क्या है? नंबर 1, तिरुवल्लुवर का उपनाम। 2, कुरल का संग्रह ग्रंथ। 3, कुरल का अनुवाद ग्रंथ। 4, सद्गुणों का संग्रह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुरल का संग्रह ग्रंथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तिरुवल्लुवर के कुरल में किन विषयों को शामिल किया गया है? पहला है सामाजिक कुरीतियाँ और मानव दुर्बलताएं। दूसरा है सामाजिक कुरीतियाँ और सहजता। तीसरा मानव दुर्बलताएं और सरलता। चौथा है सरलता और उपदेशात्मकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक कुरीतियाँ और मानव दुर्बलताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तिरुकुरल में डैश शामिल नहीं है। नंबर 1, सामाजिक कुरीतियाँ। 2, धार्मिक दृष्टिकोण। 3, लोक जीवन। 4, मानवीय दुर्बलताएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धार्मिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तिरुवल्लुवर की कविता का विषय एवं उद्देश्य है। नंबर 1, धर्मों की स्थापना करना। 2, उपदेशात्मकता का प्रसार। 3, कुरीतियों को दूर करना। 4, धार्मिक अनुभवों को सिद्ध करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुरीतियों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तिरुकुरल को तमिल भाषा का डैश कहा जाता है। नंबर 1, छंद। 2, वेद। 3, महाकाव्य। 4, कुरल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वेद। तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, तिरुवल्लुवर की कविता की विशेषता है। नंबर 1, व्यावहारिकता एवं सहजता। 2, व्यावहारिकता एवं उपदेशात्मकता। 3, उपदेशात्मकता एवं सहजता। 4, सहजता तथा धार्मिकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यावहारिकता एवं सहजता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग नहीं हुआ है? नंबर 1, व्यावहारिकता। 2, उपदेशात्मकता। 3, सामाजिकता। 4, सहजता। तो 2 प्रत्ययों का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? उपदेशात्मकता में नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड पैराग्राफ शुरू होता है काव्य का। तो चलिए काव्यांश को पढ़ लेते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रव की किरणें चांद की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव का चर निर्मल नील फलक। ये था हमारा काव्यांश। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में मुख्यतः किसका वर्णन है? धरती का, खेतों का, आकाश का, चांदी का। तो कविता में वर्णन है खेतों का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2,
रुधिर का प्रयोग किया गया है? नंबर 1 हरे रक्त के लिए, 2 हरित क्रांति के लिए, 3 अपरिपक्व फसल के लिए, 4 पकी हुई फसल के लिए। तो यहाँ पर हरित रुधिर का प्रयोग किया गया है अपरिपक्व फसल के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आकाश कैसा है? नंबर 1 साफ और नीला, 2 श्यामल और निर्मल, 3 श्यामल और नीला, 4 नीला और पीला। तो आकाश कैसा है? साफ और नीला है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सूरज की किरणों से जाली कैसे बन रही होगी? पहला, किरणें जाल बुनती हैं, दूसरा है फसल में से रोशनी छन रही है, तीसरा है चांदी का जाला बुना गया है, चौथा है सूर्य किरणों से उजाला होने पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, फसल में से रोशनी छन रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मखमल सी कोमल में अलंकार है? नंबर 1 रूपक, 2 उपमा, 3 उत्प्रेक्षा, 4 यमक। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उपमा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। जहाँ पर सम, सी, सा, सरिस आदि वर्ड आते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये इसकी उपमा अलंकार की पहचान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नंबर 1 गगन, 2 आकाश, 3 संसार, 4 आसमान। तो नभ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आकाश संसार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, अब हम लोगों के पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है उचित संप्रेषण द्वारा नियम संप्रेषित करना, दूसरा है संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, तीसरा है वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण द्वारा अभ्यास के लिए नियम बताना, चौथा है नियमों को याद करके अभ्यास ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नियमों को याद करके अभ्यास ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब हम किसी विशेष सूचना के लिए पाठ सामग्री पढ़ते हैं तब यह क्या कहलाता है? नंबर 1 सरसरी तौर पर पठन, 2 बारीकी से पठन, 3 बहिर्वेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, 4 विश्लेषण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बारीकी से पठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे कब अर्जित करते हैं? नंबर 1 है औपचारिक अधिगम स्थितियों से, 2 इसे बोलकर, 3 इसे सुनकर, 4 इसे लिखकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसे सुनकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है? नंबर 1 निगमनात्मक, 2 आगमनात्मक, 3 संप्रेषणात्मक, 4 व्याकरण अनुवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के कम अंक को आने के कारणों का पता किस प्रकार लगाएंगे? नंबर 1 निदानात्मक परीक्षण द्वारा, 2 निपुणता परीक्षण द्वारा, 3 उपलब्धि परीक्षण द्वारा, 4 अभिरुचि परीक्षण द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निदानात्मक परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक अध्यापक लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है। इस प्रकार की सामग्री को क्या कहा जाएगा? नंबर 1 अकादमिक सामग्री, 2 प्राकृतिक सामग्री, 3 प्रामाणिक सामग्री, 4 बाह्य सामग्री। तो इस प्रकार की सामग्री को कहा जाएगा प्रामाणिक सामग्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, स्वर शैली लहजा किस में भिन्नता दर्शाता है? नंबर 1 ध्वनि, 2 स्तर पिच, 3 अवयव, 4 वायु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्तर पिच में भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है? नंबर 1 प्रत्यक्ष, 2 द्विभाषिकता, 3 व्याकरण अनुवाद, 4 कला समावेशित अधिगम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि की चारित्रिक विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निदानात्मक परीक्षण किन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? नंबर 1 उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कमियां ढूंढने के लिए, दूसरा है किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, तीसरा है काम जॉब देने के लिए निपुणता संबंधी परीक्षण, चौथा है विद्यार्थियों की योग्यताओं को जानने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कमियां ढूंढने के लिए। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन,
मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है मूल्यांकन मापन की अधिक सारगर्भित सामग्री है। दूसरा है मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। तीसरा है मूल्यांकन कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मापन से संबंधित है। और चौथा है मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है? नंबर 1 शिक्षार्थी को पहले से ही मौजूद ज्ञान देना। दूसरा है अपनी पाठचर्या सृजित करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्यपुस्तक बनाने के लिए कहना। चौथा है शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। पूर्व पठन से जुड़े कार्य किस लिए होते हैं? नंबर 1 शिक्षार्थियों के पठन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए। 2 कठिन शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ बताने के लिए। 3 मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। चौथा है पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रस्तुत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी? नंबर 1 प्रेषक। 2 ग्रहण करने वाली बाला। 3 प्रतिपुष्टि। 4 संदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिपुष्टि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिपुष्टि के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14 है संज्ञा समझाने के लिए एक अध्यापक पहले उदाहरण देती है और उसके बाद उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाती है? नंबर 1 आगमनात्मक। नंबर 2 निगमनात्मक विधि। 3 1 2 दोनों। 4 प्रत्यक्ष विधि। तो यह विधि कहलाती है आगमनात्मक विधि। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है, और निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। जब एक अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है यह उपागम क्या कहलाएगा? नंबर 1 वस्तुनिष्ठ भाषा शिक्षण। 2 बहुलवादी भाषा शिक्षण। 3 अनुशासन विषय अनुसार भाषा शिक्षण। 4 भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।